Yeah, thank you. I must welcome you people. Today we are here to celebrate the achievement and success of one of our best student. He is Aditya Sharma, rank 70. And it is a matter of pride for us. I know there is no doubt that world is full of games, but I'm proud of being a part of this institute. We also have some games, and one is Aditya. So I would like to congratulate him and wish him for the best future on behalf of my institute. Thank you. And rest everything he will deal with you and share with you whatsoever he wants to. Thank you so much. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो सबसे पहले आई बिगिन, मैं बताता हूँ कि मेरे क्या बुक लिस्ट रही थी, है ना. सो प्रीलिम्स की और मेंस की मैंने तैयारी मैं इनिशियली क्लियर कर दूँ कि अलग अलग से की थी. ऐसा नहीं था कि बहुत इंटीग्रेटेड था, बट आप प्री की जब पूरी तैयारी करोगे तो मेंस की कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत इंटीग्रेट हो ही जाएगी. सो प्रीलिम्स के लिए मेरी बुक लिस्ट थी पॉलिटी. चलो जो है कॉमन वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ. पॉलिटी के लिए वी नो कि लक्ष्मीकांत है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है. एएमसी के लिए बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि मैंने जो ओल्ड एनसीईआरटीज थी जो 2005 वाली हैं उनसे मैंने खुद अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया था, और उसके बाद मैंने न्यू एनसीईआरटीज पढ़ी थी थीम वाली. तो मैंने सीएपीएफ का भी क्लियर किया था लास्ट ईयर एग्जाम, तो उसमें मैंने नोटिस किया था कि 3 क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी से सेम डाले थे यूपीएससी ने. तो मतलब दे हैव अ ट्रेंड कि अब न्यू एनसीईआरटीज की तरफ मूव कर रहे हैं. तो आपने ओल्ड एनसीईआरटीज जो एएमसी की थी उससे आपने अपने नोट्स बनाए. न्यू एनसीईआरटी की जो कीवर्ड्स हैं और जो अलग चीज़ें हैं वो आपने उसमें ऐड करी. अब मेरा एक ट्रेंड था कि जैसे मैंने अपना एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया यहाँ पे, जैसे क्लासरूम कोर्स में ख़त्म कर लिया, उसके बाद अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ. तो मैंने जैसे 15-20 दिन या 1 महीना लगा के उस सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद मैं उसका सेक्शनल टेस्ट दे देता था. मैंने विजन के ही सिर्फ टेस्ट सीरीज़ किए थे. तो उसके बाद जब मैंने टेस्ट सीरीज़ देता था तो इसमें इन केस आई एम गेटिंग अबव 100 मार्क्स तो ठीक है, ठीक चल रहा है. बट अगर 100 से कम आ रहे हैं तो मैं देखता था कि कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, उन टॉपिक्स की मैं स्पेशल नोट्स बना के अपने नोट्स में ऐड कर लेता था. तो ये मेरी टेक्निक थी कि मैं कैसे अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके उनको इम्प्लीमेंट कर रहा था. तो एएमसी हो गया. इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक की थी. ज्योग्राफी के लिए थोड़ा मेरा डिफरेंट था. ज्योग्राफी के लिए पहले तो 11th की जो फिजिकल की एनसीईआरटी है वो करनी थी, है ना. इंडियन ज्योग्राफी की बुक है वो करी थी. उसके अलावा मैंने मैपिंग के लिए एक यूट्यूब पे है, सुदर्शन गुज्जर सर का चैनल है, तो वो फॉलो करा था मैंने. उसके अंदर सर ने बहुत अच्छी मैपिंग कराई हुई थी कि कैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन पासेस हैं, रिवर्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. तो वो वाला पार्ट वहाँ से मैंने कवर किया था. और जीसी लियोंग जो बुक है हमारी ज्योग्राफी की, उसके अंदर एंड में क्लाइमेट वाला पार्ट है, वो कहीं पे भी नहीं अच्छे से दिया हुआ, वो उसमें दिया हुआ है. तो उसके अंदर ना बड़े सारे टाइप के क्लाइमेट्स हैं, मानसून क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट है. तो उस सबका मैंने एक ही वर्ल्ड मैप बना लिया था और सारे सारे उसमें मार्क कर दिए थे कि कौन से कहाँ पे हैं. थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइनें पढ़ ली थी, तो ऑप्शन आएगा तो एलिमिनेट करने में ईजी हो जाएगा. कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स किए थे, वो काफ़ी अच्छे हैं. उसके अंदर भी मैं 5 टॉपिक्स बता देता हूँ जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे. वो थे भक्ति, सूफी, टेम्पल्स, जैनिज्म और बुद्धिज्म. ये 5 टॉपिक ज़्यादा अच्छे से कर लिए थे, और उसके अलावा वाले टॉपिक्स ऊपर ऊपर से रीड कर लिए थे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से ज़्यादा आ रहे थे. सो ये एएमसी का था. इसके साथ में मैंने लेक्सिकॉन जो हमारी बुक है उसको फॉलो किया था, और उसके अंदर भी 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे. एक थे इंटरनेशनल एथिक्स और एक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, कॉर्पोरेट एथिक्स. तो ये 2 चैप्टर्स कहीं और नहीं मिले थे. और इसमें याद रखना कि कुछ ना आप अभी से डायग्राम्स कंपाइल करने स्टार्ट कर देना. जैसे विशाखा यादव मैम की आते हैं टेलीग्राम पे ना ऐसे डायग्राम्स की लिस्ट की, ये डायग्राम्स मैंने बनाए थे. जैसे वो प्रोबिटी का बना देते हैं कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, और इसके बीच में ये वाला पार्ट जो है ये प्रोबिटी है. तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम्स छोटे छोटे आप अभी से तैयार करने लग जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे लॉन्ग टर्म में. फिर इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने क्लासरूम नोट्स ही किए थे. और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि वो हम सबको बड़ा वो रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से आएंगे. तो एक पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स पे ओवरली रिलाई नहीं करना है. ओनली 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 to 12 होते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं. वो अब सारे जहाँ के रिसोर्सेज पढ़ लो तो भी ऐसे 3-4 से ज़्यादा किसी को पक्के आते नहीं होते हैं. तो अगर आप अपना स्टैटिक 100% स्ट्रॉन्ग रखोगे तो करंट अफेयर्स पे रिलायंस कम हो जाएगी. करंट अफेयर्स के लिए मैंने पर्सनली वही जो पीटी करी थी मैंने, जो 365 है, वो मैंने 3 सब्जेक्ट्स ही करी थी, इन्वायरमेंट की, इकोनॉमी की और कल्चर की.
ये 3 पीटीज़ मैंने की थी। मंथली मैगज़ीन्स भी मैं विज़न की ट्राई कर रहा था फ़ॉलो करने की, बट वो कई बार नहीं फ़ॉलो हो पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं होता। उसमें से भी ट्राई कर रहा था कि इकोनॉमी एनवायरनमेंट की जितनी पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा हो जाए। तो ये मेरी प्री की बुक लिस्ट थी। अब मेरा ऑप्शन मेडिकल साइंस था, जो कि मतलब थोड़ा-सा लेंथी और बल्कि ऑप्शनल था, और उसमें मेरा स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जीएस में मेरा ज़्यादा बेटर स्कोर है। तो मेडिकल साइंस के लिए भी अगर कोई है स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, तो मतलब अगर तो आप कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो मेडिकल साइंस की, तो अच्छा है, आप उसको ले लो। बट इन केस यू आर प्लानिंग टू डू इट आफ्टर इंटर्नशिप, तो आप ऑल्टरनेट जो ऑप्शनल्स है जैसे एंथ्रो वगैरह उनको भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और रिवॉर्ड उतना ज़्यादा कई बार नहीं होता है। तो ये प्री की बुक लिस्ट होगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, काफ़ी बार होता है कि मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर कम आता है, तो हमें लगता है कि फाइनल में कितना आएगा, कितना कम ज़्यादा आएगा। तो मैंने विजन के 3 अभ्यास दिए थे प्री के। तो फर्स्ट में मेरा स्कोर था 50, जो कि काफ़ी बुरा था और मुझे लगा कि यार ये तो फिर इस बार प्री नहीं निकलेगा। बट फिर 2 हफ्ते मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा, पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चार्ट आउट करके दोबारा करा। सेकंड में आ गए 100, फिर थर्ड में आ गए 90। तो फाइनली भी मेरा स्कोर कहीं 100 के अराउंड ही था फाइनल प्री में। तो ये है कि कभी वेरिएशन आ जाती है आपके टेस्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मेरा एवरेज स्कोर, मैंने विजन के टोटल ऐसे 15 टेस्ट दिए थे, फुल लेंथ टेस्ट, मार्केट से परचेज करके। तो फिर उसमें ओवरऑल ऐसे था कि 15 टेस्ट में मेरा एवरेज स्कोर वाज अराउंड 75 टू 85। तो इतना ही रहता है। तो इसमें आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो ऐसे ही रहता है। मेंस के भी मैंने विजन के यहाँ पे आके टेस्ट दिए थे, तो उसमें भी फाइनली अभ्यास होता है। तो उसके अंदर था जीएस 1, 2, 3, 4। तो जब मैंने वो दिया था उसमें मेरे स्कोर ऐसे थे 112, 2 में मेरा स्कोर था 89, 3 में था 79 और 4 में था 99। और फाइनली मेरा स्कोर जो रहा है वो था जीएस 1 में 107, 2 में 120, 3 में 100 और 4 में 119। तो जिस इकलौते सब्जेक्ट में मेरे उसमें ज़्यादा थे, इसमें कम थे। तो ऐसे हो जाता है कई बार। तो आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने खुद पे सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखना है कि कोई बात नहीं, आई नो द फैक्ट्स, मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी ही है और मैं ऐसे ही लिखूंगा। कई बार होता है कि मार्क्स ऊपर नीचे आ जाते हैं, बट उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि जो फाइनल डे है वो न्यू डे है और सबके लिए अलग है। फिर एक पॉइंट मुझे और याद आ गया कि जैसे प्री का ट्रेंड है कि अब ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, सी सैट भी हो रहा है, जीएस भी हो रहा है। तो इसके पीछे एक ही बात है कि पेपर जो है वो सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है सबके लिए। अगर किसी के लिए मुश्किल है तो सबके लिए ही है, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से वेरी होएगी। और दूसरी बात है, ये पेपर अगर मुश्किल हो रहा है तो जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस बात से, क्योंकि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको अगर आप पूछो ना, जिन्होंने 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि हाँ सिंपल सा आपने क्वेश्चन दे दिया स्पेक्ट्रम से, तो वो पेज नंबर के साथ ही बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। तो इसलिए ये न्यू प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा पेपर आ रहा है कि आपको ऑन द स्पॉट अवेयरनेस लगानी है, अपनी कॉन्शियसनेस लगानी है, तब आप उसका आंसर निकाल पा रहे हो। अब मेरा ट्रेंड था कि मैं प्री में 100 के 100 क्वेश्चन करके आया था। तो मैं अपने आप को चांस दे देता था कि कोई बात नहीं यार, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, उसको देखना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है। काफ़ी बार आंसर जो है वो ऑप्शंस को देख के ही पता चल जाता है। खुद से अपने ट्रेंड्स डिवाइस करो। अब कह रहे हैं लोग कि ओनली 2 पेयर्स वाले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ना, लास्ट ईयर एकदम से रैंडमली आए थे, मेरे को भी देख के लग रहा था कि क्या है। तो मैंने 1-2 क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट ही वहाँ एनालाइज करे। मैंने देखा अगर ये पेयर्स मैच उसने बोले हुए हैं और हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली पूछे हैं, तो मुझे एक एक क्वेश्चन में मेरे को ऐसे हो गया कि ये पता था, ये नहीं पता था, ठीक है, ये पता था और इसका भी नहीं आइडिया था। तो मुझे ये पता चल गया कि इसका आंसर ये था, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। तो मुझे पता चल गया अगर ये इंटरचेंज करा है तो ये पक्का ऐसे इंटरचेंज करा है। और थर्ड वाली जब मुझे पता था ठीक है, तो मैंने सोचा फोर्थ भी ठीक होगी, तो फिर मैंने इसका ओनली 2 कर दिया और वो सही था। तो ऐसे आप ऑन द स्पॉट भी डिवाइस कर सकते हो कई बार देख के कि यूपीएससी कई बार जो है वो इंटरचेंज ही करता है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे खुद एनालाइज करो पीवाई की उसको और देखो कि कैसे हमें करना है। तो अब मैं मेन अपना आंसर राइटिंग का बता देता हूँ कि जैसे जीएस में मेरा स्कोर 446 रहा है और ऐसे में 130 रहा है। ऐसे का भी मैं बताता हूँ अलग से। तो इसके अंदर आंसर राइटिंग के लिए ना एक मैं मोटा मोटा रोड मैप बता देता हूँ जो मैंने एक्चुअली फॉलो किया था। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन है और हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो अब हमने इसको इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमारा आंसर जो है वो बाकियों से स्टैंड आउट सा करे। तो इसके लिए सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन हमेशा 3 सब पार्ट्स में होगा। एक होगी उसकी डेफिनेशन, एक होंगे उसके चैलेंजेस, एक होंगे उसके सोल्यूशन। तो हमेशा इस फॉर्मेट में ही चलना है। तो मैं क्या करता था जनरली कि यहाँ पे ऐसे करके अपना एक डायग्राम बना दिया, यहाँ से अपना इंट्रो स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने पॉइंट फॉर्मेट में अपने चैलेंजेस लिख दिए, फिर यहाँ तक आपके चैलेंजेस आ रहे हैं। एक बात याद रखना कि हर एक जो आप चैलेंज कर रहे हो या लिख रहे हो उसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है।
तो आप उसके अंदर एक एग्जाम्पल अपना लिखोगे तो एक एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, तो बहुत ज़्यादा आपका आंसर इनरिच सा लगेगा। उसके बाद जब यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ पे मैं ऐसे करके बना देता था सोल्यूशंस 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कंक्लूजन विद वे फॉरवर्ड। तो ऐसे कर लिया कि यहाँ पे माइक्रो डायग्राम बना दिया, ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया, यहाँ पे डायग्राम आ गया, तो आंसर बड़ा रिच सा लगता है और जो पेपर चेक करने वाला है उसको मोनोटनी सी नहीं होती है। तो ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट है, इसको ट्राई करना, फॉलो करना, सब पार्ट्स में डिवाइड करना। और हम सबको पता ही है कि वो जो होती है हमारी टेक्निक, जो हमारी पेस्ट जेम वाली टेक्निक होती है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, है ना, इन्वायरमेंटल, मॉरल, तो ये सारे डायमेंशन अपने ट्राई करने हैं कि हर आंसर में जनरेट करने हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको मैं दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया था इस बार जो सिग्निफिकेंसी लायन और बुल फिगर्स की, माइथोलॉजी, कल्चर और इस सब में, तो फिर उसमें मैंने क्या करा कि अब लायन और बुल फिगर है, हम सबको पता है कि अशोका पिलर में लायन होते हैं, तो वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, अब उसको लिंकेज करनी थी। तो मैंने ये ऐसे करा कि यहाँ पे डायग्राम बना दिया अशोका पिलर का 1 2 3, और फिर मैंने नीचे लिख दिया कि एथिकल डायमेंशन कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी लाइक द फोर्थ पिलर ऑफ द अशोका ऑफ द शुड बी लाइक द फोर्थ लाइन ऑफ द अशोका पिलर, इट शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट बट इट शुड नॉट बी सीन, द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। तो हिस्ट्री के आंसर में थोड़ी सी एथिक्स की डायमेंशन आ गई। तो ऐसे सिमिलरली आप हर जगह इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो और वैल्यू ऐड कर सकते हो। सो अब मैं आपको थोड़ा एथिक्स का बता देता हूँ, क्योंकि एथिक्स एक पेपर था जिसमें मुझे स्टार्टिंग में बड़ी डिफिकल्टी आती थी, पर एंड तक मेरे लिए वो सबसे ईजी पेपर था। तो उसके अंदर भी हमारे दो पार्ट्स में पेपर होता है, एक हो जाता है प्रॉपर एथिक्स है और दूसरा है जो केस स्टडीज है। तो पहले मैं आपको प्रॉपर एथिक्स में एक क्वेश्चन बताता हूँ जो टैकल करना थोड़ा मुश्किल है कि व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू, फिर उसमें किसी ऑथर का नाम लिख देते हैं आगे। तो उसके अंदर मैंने ऐसे डिवाइस किया था कि पेज भरना है, हम कई बार जेनेरिक सी बातें लिख के पेज भर देते हैं तो नंबर भी जेनेरिक से ही आते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था कि जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का 3 में डिवाइड कर लेता था अपने मन में। तो यहाँ पे आएगा कि जैसे उन्होंने लिख दिया मार्टिन ल्यूथर किंग का एक कोट था, तो उसके बाद फर्स्ट लाइन में लिखा कि मार्टिन ल्यूथर किंग कौन था और उसने ऐसी चीज़ क्यों बोली होगी, कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्व था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट उसमें भर गया। सेकंड वाला पार्ट है जैसे जो हमें पता है कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ होते हैं नोलन के, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, लीडरशिप। तो ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ पे उस कोर्स में से झलक रही है। और इसके अंदर एथिक्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स बहुत सारे याद करने हैं। स्मिता साबरवाल मैम, आर्मस्ट्रॉन्ग फार्मेसर, ये सारों के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। मैंने 10-15 याद करे थे। इनके दो फायदे हैं, एक तो एथिक्स के पेपर में यूज़ होते हैं, दूसरा एसए का जो हम स्टार्टिंग का एनेक्डोट करते हैं वो वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं। एसए में इनरिचमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो किसी का नाम कोट करने से डरना नहीं है, पब्लिक डोमेन में नाम्स है, यूज़ कर सकते हैं, बट बैड एग्जाम्पल्स नहीं कहीं पे भी कोट करने हैं ना। तो ये सब कर लिया आपने। सेकंड पार्ट में आपने एग्जाम्पल से भर दिया और ये सब कर दिया। थर्ड वाले पार्ट की आपने हेडिंग डालनी है कंटेम्पररी रेलेवेंस। जैसे हमें पता है रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, कोई बैंक कोलैप्स हो गया है, पंच अमृत हो गया है, सीओपी हो गया है, तो इन सब में एथिकल डिलेमास होते हैं, एथिकल कॉन्ड्रम्स होते हैं। तो आपने इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिंक करना है, किसी भी टॉपिक के साथ कोई भी स्टेटमेंट लिंक हो सकती है। तो आपने बस यहाँ पे कंटेम्पररी एग्जाम्पल में रेलेवेंट बातें डाल के इस कोड को जस्टिफाई करना है। तो ये व्हाट डज दिस कोड मीन टू यू वाला आंसर आपका पक्का हो चुका है। फिर इसके बाद मैं केस स्टडीज़ का बता देता हूँ फॉर्मेटिक। ये भी मेरे को काफ़ी टाइम लगा इसको डेवलप करने में। विजन का मैंने पहले टेस्ट दिया, उसमें मैं इंट्रो नहीं लिखता था। सेकंड टेस्ट दिया, उसमें कंक्लूजन नहीं लिखता था। थर्ड टेस्ट दिया, उसमें मैं टेबल में नहीं डिवाइड कर रहा था। तो अल्टीमेटली अब मेरे को समझ आ गया कि कैसे करना चाहिए। केस स्टडी आपको दिया है, सबसे पहले आप उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे कि केस स्टडी में आप क्या समझ आया और क्या उसने बोला है। यहाँ पे आप साइड में टेबल बनाओगे, क्योंकि केस स्टडी में पेपर में बहुत कम टाइम होता है, आप सिर्फ उसको एक बार पढ़ सकते हो, तो काफ़ी बार कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी है अपनी स्टेक होल्डर्स की। और फिर जैसे जैसे आप अपना केस स्टडी पढ़ रहे हो ना, आपको नाम आ गया रवि, आपको याद आ गया ये कंपनी है, ये बॉस है, ये मीडिया मैनेजर है, साथ साथ आप पॉइंट्स में उसी टाइम लिखी जा रहे हो। अब आपने केस स्टडी पढ़ ली, आपने सबके नाम लिख लिए, अब आपको दोबारा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सारे नाम यहाँ पे है। और हमें इतना तो रिकलेक्ट हो जाता है नाम पढ़ के कि हाँ ये यहाँ पे इन्वॉल्व था स्टोरी में। और याद रखना, एक स्टेक होल्डर हमेशा ऐसे बना देना ना, सोसाइटी या इन्वायरमेंट, तो ऐसे थोड़ा एक ब्रॉड सा भी स्टेक होल्डर हमेशा रहेगा इसमें। फिर इसके बाद जब आपने कर लिया, ये इंट्रोडक्शन लिख दी, फिर वो बोलेंगे व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल टू यू। तो आप पहले यहाँ पे सबसे पहले अपनी पहली चॉइस लिखोगे कि हाँ मैं मान जाऊंगा, दूसरा है कि नहीं मानूंगा, तीसरा है कि आप यूनिक सा कुछ निकालोगे। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो आप इसके बाद इसको डिवाइड करोगे प्रोज में और कॉन्स में। अब प्रोज में आपने ये सारे स्टेक होल्डर्स है ना, हर एक ऑप्शन किसी स्टेक होल्डर के लिए प्रो होगा, किसी के लिए कॉन होगा। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आपने बंदे का नाम देखा, हाँ इसके लिए कॉन है, आपने ये देखा इसके लिए प्रो है, तो ऐसे ऐसे करके आपका ये पहला पॉइंट हो गया।
फिर दूसरा पॉइंट है नो, आपने उसके लिए ऐसा डब्बा बना दिया। फिर तीसरा पॉइंट है कि आप क्रिएटिव सोल्यूशन दोगे। अब क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे देंगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो केस स्टडी फाइनली आया था। तो उसमें था कि बस ड्राइवर्स की यूनियन है और वहाँ पे उन्होंने चक्का जाम कर दिया है, क्योंकि जो एक बस ड्राइवर था सरकारी, उसने एक प्राइवेट गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया था और उनकी आपस में लड़ाई हुई और बस ड्राइवर जो था उसकी डेथ हो गई और जो प्राइवेट वाला था वो क्रिटिकली एडमिट है। तो अब वो क्रिटिकली एडमिट हो चुका है और आप बस ड्राइवर्स की डिमांड है कि सरकार कॉम्पेंसेशन दे प्लस उनकी फैमिली में से किसी को एक जॉब दे। तो आप ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हो, आप क्या करोगे? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी और गलती बस ड्राइवर की थी, लड़ाई उसने शुरू करी थी। तो अब ऐसे में क्या करोगे? अब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो कह रहे थे कि हाँ हम लोग दोनों चीज़ें दे देंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट है। तो फिर क्वेश्चन ही का क्या फ़ायदा? आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो चक्का जाम नहीं हटेगा। तो इसका मैंने सोल्यूशन बनाया था कि वी वुड प्रोवाइड जॉब टू वन फैमिली मेंबर बट सब्जेक्ट टू मेरिट कंडीशंस, कि हर 6 मंथ्स पे उसका दोबारा टेस्ट होएगा एंड केस ही इज फाउंड अनफिट तो उसको निकाल देंगे। सेकंड, अब कॉम्पेंसेशन की बात थी, तो आई वुड ट्राई टू नेगोशिएट कि अगर हम इतना अपनी तरफ से कर रहे हैं, बंदा तो आपका ही था, आपकी इतनी बड़ी यूनियन है, आप सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करो, उसके लिए फंड बना दो। उस फंड में से एक जो छोटा सा पार्ट है वो उस प्राइवेट बंदे के ट्रीटमेंट के लिए जाएगा जो क्रिटिकली एडमिट है, और रिमेनिंग पार्ट जो है उसकी फैमिली को जाएगा। अब केस स्टडी वो इतनी लंबी थी 1 पेज की, काफ़ी लोग इस प्राइवेट बंदे को भूल ही गए कि ये भी कोई था एंटिटी, तो इसको भी हमने इन्वॉल्व करना है। तो ऐसे करके आप क्रिएटिव से सोल्यूशन बना सकते हो। मे बी इट माइट नॉट बी प्रैक्टिकली फीजिबल बट एटलीस्ट वी आर डूइंग एन अटेम्प्ट टू कम टू द मिडिल ग्राउंड। तो आई थिंक उसको यूपीएससी रिवॉर्ड करता है। सो ये था एथिक्स का मेजर स्ट्रक्चर। मैं आपको एसए का बता देता हूँ। एसए का ऐसे था कि स्टार्टिंग में हमेशा एक एनेक्डोट से करता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने, और टॉपिक्स हमेशा ऐसे कि वो चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिस पे कोई भी नहीं लिख रहा है कि मैं उस पर लिखूंगा यार कोई भी नहीं लिख रहा है तो मुझे उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2 टॉपिक्स पे लिखा जो सब नहीं लिखे हुए थे। शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर, और टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। फिर भी ठीक मार्क्स मिल गए। तो इसका मतलब जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा आता है, यूपीएससी ने तो कभी बोला ही नहीं आप उस पर लिखो जिस पे कम आता है, जिस पे सबसे ज़्यादा आता है उस पर लिखो, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर आप स्टार्टिंग करोगे एनेक्डोट से। अगर ये आपका पेज है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना एनेक्डोट खत्म कर दिया पहले 1.5 पेज में। सो उसके बाद आप जब सेकेंड पैराग्राफ में आए हो, अब आपने यही करना है जो पेस्ट जेम अप्रोच थी हमारी, आपने उससे डायमेंशन जनरेट करने हैं। बट एक बात याद रखनी है, आपने किसी भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं करना कि पॉलिटिकली या सोशली या इन्वायरमेंटली, वो लिखना नहीं है, वो इम्प्लिसिट होना चाहिए आपके एसे के अंदर। और आपने क्या करना है कि जैसे आपका ये पॉलिटिकल वाला पैराग्राफ चल रहा है, उसके अंदर आपने प्रोज भी बताने हैं, उसके आपने कॉन्स भी बताने हैं, और दोनों के साथ आपने एक एक एग्जाम्पल डालने हैं। तो आप दोनों के साथ एक एक एग्जाम्पल डालोगे तो आपके 10 पैराग्राफ्स हैं, आपके 20 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका इससे। और एंडिंग आपने और ये करना है कि हर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक इंटरलिंकिंग लाइन होगी जो बताएगी नहीं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, बट पता चल जाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे विमेन के बारे में कुछ कुछ चल रहा था, तो आपने बोला विमेन आर ऑल्सो प्लेग्ड बाय सोशल इविल्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, ये फिर अगला पैराग्राफ सोशल पे स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि इम्प्लिसिट सी इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। और एसे और आंसर राइटिंग आप तब स्टार्ट करना जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तब तक आप इंटरलिंकिंग अच्छी नहीं कर पाओगे। तो डे 1 से भागने की जरूरत नहीं है, अपना पहले प्री का कर लो, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लेना। अब मेंस के टाइम में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मेरे बल्क ऑफ आंसर राइटिंग प्री और मेंस के बीच में ही हुआ था। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मैं पहला 1.5 मंथ्स तो मेरा मेडिकल साइंस ही चला क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। अब मेरे पास 1.5 मंथ्स रह गए जीएस के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मैंने 1 वीक दे दिया एक जीएस को, या कभी कभी 1.5 वीक। तो उसके अंदर मैं डिवाइड कर लेता था कि 2020 और 2021 के PYQs मैंने करने हैं। फॉर एग्जांपल ये GS1 का हफ्ता है, तो इसके अंदर कोई मेरे पास टाइम बाउंड नहीं था। एक क्वेश्चन मैंने करा, ऑनलाइन मॉडल आंसर से चेक करा, अपनी गलतियाँ उसमें ऐड करी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मेरे एक्स्ट्रा होते थे मॉडल आंसर से ज़्यादा, कुछ उनके एक्स्ट्रा होते थे, तो दोनों मिक्स कर लेता था। फिर मेरे को पता चल गया जब मैंने 20 और 21 के करे कि थीम्स रिपीट होते हैं। फिर मैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स के, जो टॉपर्स कॉपीज़ हैं प्लीज़ अच्छे से देखना, उन्होंने कैसे लिखा है। जैसे श्रुति शर्मा मैम अगर एग्जाम्पल लिखती थी तो ऐसे बना देती थी ऊपर ट्रायंगल, तो मैं भी ये करने लग गया। तो धीरे धीरे मेरे को इससे पता चला कि ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा है। स्टार्टिंग में तो हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है कि एग्जाम्पल आपने लिख दिया ऐसे करके, है ना, ऐसे, पर एंड तक वो ऐसे हो जाता है तो पता नहीं ये क्या है। बट अगर ऐसे ट्रायंगल है उसके आसपास तो एग्जामिनर को पता है हाँ यार ये एग्जाम्पल स्टार्टिंग से यूज़ करा था, तो एग्जाम्पल्स ही हैं। प्लस देखने में भी दूर से अच्छा लगता है कि वाह इतने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कई बार नज़र नहीं पड़ती कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल ये कि ऐसे कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने GS1 के जब कर लिए, मैंने मॉडल आंसर से चेक, है ना, अच्छे से बना ली अपनी, फिर वीकेंड पे आके मैं विजन के 2 टेस्ट दे देता था, GS1 के सुबह और शाम।
तो 2 टेस्ट दे दिए, अब इनके चेक होके आ गए। अब नाउ आई हैव 4 सॉल्व पेपर्स ऑफ 1 जीएस। सिमिलरली 2, 3, 4 कर लिया। फिर एंड में हुआ था अभ्यास, वो भी दे दिया। तो आई हैव 5 सॉल्व टेस्ट ऑफ ईच जीएस। तो दीज आर 100 क्वेश्चंस फॉर ईच जीएस। तो इनके सॉल्यूशंस अच्छे से पढ़ लिए मैंने, अपने आंसर मैंने चेक कर लिए, टॉपर्स कॉपी से कंपेयर कर लिए, इतना कंपाइलेशन हो गया। ये मेरा रिसोर्स मटेरियल है मेंस का। इसके अलावा मैंने पढ़नी थी मेंस 365 वगैरह, बट टाइम नहीं था मेरे पास, तो यही मेरा रिसोर्स था और इसी से मैंने कर लिया और इससे हो गया। तो कीप योर रिसोर्सेज सिंपल एंड लिमिटेड। कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है जो ऑन द स्पॉट हमें नहीं आते होंगे वहाँ पे। अब क्वेश्चन होता है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आते होते हैं, शायद 7 से 8, मे बी इवन लेस। 4 क्वेश्चन होंगे, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ऐसे ही होता है। अब IMD ने पूछा था कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स बता दो, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि हाँ यार कलर कोडेड वार्निंग्स क्या ही होंगी, तो मैंने लिख दिया वहाँ पे रेड, येलो, ऑरेंज। घर आके देखा वही था। तो थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना है, ऑन द स्पॉट चीज़ों को बनाना है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम लोग डायग्राम्स जो वहाँ पे होते हैं ऑन द स्पॉट बना दो। सेलुलोज की डिग्रेडेशन पूछी हुई थी, मैंने खुद से बना दी। वो जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछा हुआ था, तो मुझे बस इतना याद था कि उसके अंदर 8 मिरर्स होते हैं, तो मैंने बस ऐसे करके साइड में डायग्राम बना दिया कि ये मिरर्स हैं, उसके 8 मिरर्स बना दिए। तो ऐसे करके कोई भी आपको लग रहा है डायग्राम रेलेवेंट है और कंटेंट नहीं है तो बना दो। जैसे GS1 में मैंने कम से कम 4 इंडिया के और 4 वर्ल्ड के मैप्स बनाए थे। तो जितना ज़्यादा आप ऐसे डायग्राम से अपना एनरिच कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो बेसिकली यही था जो प्री और मेंस का और सब कुछ था। बाकी अब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग डाउट्स पूछो जो भी है, तो थोड़ा 2 वे सेशन हो जाएगा। Did you read newspapers? हाँ, न्यूज़पेपर्स का ऐसे है कि काफ़ी बार ना मिस हो जाते हैं, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े जाते हैं ओवर द कोर्स ऑफ आवर प्रिपरेशन। तो प्री से पहले न्यूज़पेपर्स में इतना नहीं अच्छे से कर रहा था, क्योंकि हमारी क्लास में भी एक बार एक टॉपर आए थे, वो बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स से मत पढ़ो, कि वहाँ से करंट अफेयर्स लूँगा। कि कोचिंग में जहाँ पे जिनको पता है कि कितने करंट अफेयर्स कहाँ से इकट्ठे करने हैं, PIB डाउन टू अर्थ से, और वो इकट्ठी करके आपको दे रहे हैं, तो आप मेहनत क्यों कर रहे हो? न्यूज़पेपर्स पढ़ने का एजेंडा सिर्फ यही है कि आपको एडिटोरियल में पता चल गया कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है। आपको ये पता चल गया कि कोई नई वोकेबलरी में ऐड हो गया, कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, और मोटा मोटा थीम आइडिया रह जाता है कि क्या चल रहा है। तो प्री से पहले तो मैं नहीं ज़्यादा पढ़ पाया था, मेंस के टाइम में मैंने 1 महीने ऐसे पढ़ा था, और इंटरव्यू से पहले तो पढ़ना ही होता है। तो ऐसे करके था। तो न्यूज़पेपर इतना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको अपना स्ट्रक्चरिंग सीखना है तो आपको कम से कम थोड़ा थोड़ा हफ्ते में 2-2 दिन तो पढ़ ही लेना चाहिए। बट अगर आप रेगुलरली भी पढ़ रहे हो तो वो बहुत ही बेटर बात है। तो फिर आपको एग्जांपल्स कैसे कलेक्ट करे आपने इतने सारे सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स के बारे में, तो राइट में एथिक्स? गूगल सर्च कर लिया था, सिविल सर्वेंट विद इंटेग्रिटी, सिविल सर्वेंट विद ऑब्जेक्टिविटी, एग्जाम्पल्स ऑफ गुड सिविल सर्वेंट्स, ऐसे करके लिखी जाओ। वो बहुत सारे आ जाते हैं गूगल पे, न्यूज़ क्लिपिंग्स में कहीं कहीं आ जाते हैं। तो 10-15 अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लो जो आपको लग रहा है अलग अलग क्वालिटी हाईलाइट कर रही है। जैसे एक स्मिता साबरवाल मैम का था कि उन्होंने फंड योर सिटी कैंपेन शुरू किया था, तो वहाँ नक्सलिज्म के अगेंस्ट। तो ये एग्जाम्पल अब मेरा नक्सलिज्म वाले क्वेश्चन में भी चल सकता है, ये एग्जाम्पल एथिक्स में भी चल सकता है। और इस बार एथिक्स के पेपर में ही आ गया, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ रेलेवेंट सिविल सर्वेंट्स। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं याद करके गया था, मैं सारे लिख दिए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स इकट्ठे किए थे। Sir, how did you manage time? Time management. यार टाइम का ऐसे था कि हाँ, मैं पहले बता दूं, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 3rd ईयर, है ना। फिर 3rd ईयर फाइनल ईयर इंटर्नशिप के एंड में मैंने अपना फिर पेपर दे दिया था। तो ऐसा नहीं है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मैंने एक ही साल पढ़ा है, मेरे 2.5 ईयर्स थे। तो कॉलेज के साथ साथ ऐसा भी नहीं था कि मैं डेली बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। 3rd ईयर में तो मैं सिर्फ कोचिंग ही लगाता था, सेल्फ स्टडी मेरी 0 थी। फाइनल ईयर में मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करी। कुछ दिन जो बिजी थे 2 घंटे, कुछ दिन कुछ कॉलेज का फेस्ट हो गया तो नहीं पढ़े, पेपर आ गए नहीं पढ़े। कुछ दिन था कि भाई हाँ संडे है और फ्री है तो 6 घंटे पढ़ लिया। और मेन ज़्यादा तब मैंने वो करा जब जैसे मेरा अगर प्रीलिम्स आ गया है तो उससे पहले मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ लेता था, प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले। फिर जब प्री क्लियर हो गया, पहले 15 दिन तो नहीं पढ़ा कि रिजल्ट की एंजाइटी एंटिसिपेशन रहती है। फिर उसके बाद जब मेंस आ गया तो सुबह 10 बजे से मैं शाम के 8 बजे तक तो पढ़ लेता था। बीच में लंच कर लिया, ये सब कर लिया, तो फिर घर आके भी मे बी आधा घंटा। तो मतलब ऐसे है कि अगर आप अपना 10 घंटे जब ज़रूरत है तब लगा रहे हो और बाकी टाइम पे ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे लगा रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है। तो टाइम मैनेज करने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा लगता है यार आज पढ़ाई नहीं हुई, दिन खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, सोचो कोई नहीं, एक दिन का ब्रेक हो गया। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लोगे आप 10 दिन तक तो फोर्स्ड ब्रेक हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे, नहीं पढ़ा जाएगा। तो थोड़ा कांस्टेंट रखो, डेली आप 5 से 6 घंटे पढ़ लो अगर अभी फुल टाइम पढ़ रहे हो। और वीकेंड्स पे आप देख लो कि एक दिन आपने थोड़ा सा हाफ डे ऑफ ले लिया, अगले दिन फिर 8 घंटे पढ़ लिए। तो ऐसे अपने हिसाब से कैलिब्रेट करो, और घंटों के हिसाब से मत पढ़ो, टारगेट के हिसाब से पढ़ो कि मैंने ये सब्जेक्ट इतने टाइम में ख़त्म करना है, तो अगर आज मैं नहीं कर पाया इतना तो कल ज़्यादा कर लूँगा।
तो थोड़ा ऐसे ऐसे खुद से कैलिब्रेट कर लो। सर जो फिलोसफी क्लास होते हैं ये कैसे लिखने चाहिए? यार ये जो ट्रेंड है, जैसे मैं एसेस के लिए ना मैंने एक अनुदीप त्रिवेदी सर का ब्लॉग पढ़ा था, तो वो तो सिर्फ टेक्निकल एसेस पे था मेजरली। उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, इन सबके टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो वो टेम्पलेट्स तो देख ही लेना, क्योंकि फिलोसफिकल एसे में भी एग्जाम्पल्स यूज हो जाते हैं। फिलोसफिकल एसे का यही था, स्टार्ट एनेक्डोट से करो। जैसे मैं बता देता हूँ कि वो आया हुआ था ना, शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर। तो उसमें मेरे पास एक एग्जाम्पल था डॉक्टर रवि कनन का, वो मैंने एथिक्स के लिए पढ़ा था। उन्होंने असम में क्या करा था कि मेकशिफ्ट बोट्स बनाई थी कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो फिर वो नहीं भी कर सकते थे ये काम, घर पे बैठ जाते आराम से, बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ फॉर। तो उन्होंने एक्स्ट्रा माइल गए और एफर्ट करा ऐसे। फिर कंक्लूजन में उसी एनेक्डोट से लिंक कर दिया कि वी शुड लर्न दिस एग्जाम्पल फ्रॉम पद्मश्री रवि कनन। अब मैंने शोकेस कर दिया कि उनको इस काम के लिए पद्मश्री मिला है। और बीच में वो ये सारे डायमेंशन जनरेट करने हैं, इंटरलिंकिंग बिटवीन द पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 2-2 एग्जाम्पल, तो ऐसे बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कॉलेज के साथ कैसे करें? यार कॉलेज के साथ ऐसे है, जैसे कॉलेज में जब ईयर स्टार्ट होता है ना और एंड होता है, एंड में एग्जाम्स होते हैं, तो लास्ट के हमें 3-4 महीने उसी के लिए पढ़ना पड़ता था। तो आई एम लेफ्ट विद, है ना, अराउंड 6 to 7 मंथ्स। 6 to 7 मंथ्स में भी चलो 1 महीना आपका कोई फेस्ट आ गया, आप ट्रिप पे चले गए, ये सब हो गया, तो कम से कम 5 मंथ्स रह गए। तो 5 मंथ्स में आप ऐसे करो कि अगर आप क्लासरूम लगा रहे हो तो अपना क्लास लगाओ साथ में कॉलेज के। तो अभी तो पहले तो सिलेबस कंप्लीशन पे जोर रखो, फिर जब एक बार क्लासेस हो जाएं, फिर सेल्फ स्टडी जब आप शुरू करने लगोगे, तो उसके अंदर आप कॉलेज के अलावा, अगर आपका कॉलेज 5 बजे तक है, तो उसके अलावा ट्राई करो कि यार 2 से 3 घंटे तो मैं डेली सेल्फ स्टडी को दे ही रहा हूँ। कई बार कॉलेज में कुछ क्लासेस होती हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बीच में आपने अपनी पढ़ाई कर ली, कुछ आपने छुट्टी ले ली पढ़ने के लिए, कभी आपको लग रहा है ज़्यादा हो गया, सैटरडे संडेज का आपने अच्छे से यूज़ किया। जैसे कोविड में या इंटर्नशिप में हमारी डेली 12 घंटे की ड्यूटी लगती थी, तो नाइट में मुझे पता था कि 2 से 4 का जो टाइम होता है उसमें इमरजेंसी में रश कम होता है, तो उस टाइम जाके मैं पढ़ लेता था। तो जब मौका मिले पढ़ लो। तो ऐसे मत करो कि यार अब मैं प्रॉपर सिटिंग के साथ ही बैठूंगा तभी मेरी पढ़ाई होएगी। जहाँ पे भी जितने घंटे मिल रहे हैं बस पढ़ लो, है ना। सर जैसे इंटरलिंकिंग समझ नहीं आया कैसे मेंस के आंसर में करना है, और जैसे टॉपर्स कहते हैं कि एक एग्जाम्पल को काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं समझ आया। मैं जैसे बताया स्मिता साबरवाल मैम का है, GS3 में भी यूज़ कर लो, 4 में भी यूज़ कर लो। और मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल्स कि जैसे कई एसेज में आर्मस्ट्रॉन्ग को आर्मेचर के एग्जाम्पल के साथ यूज़ करता था, एथिक्स में भी यूज़ कर लेता था। अब कुछ जैसे मैंने अशोका पिलर वाला एग्जाम्पल बताया कि वहाँ पे मैंने एथिकल डायमेंशन ऐड कर दिया। तो ऐसे जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे ना, आपको पता चल जाएगा यार ये एग्जाम्पल तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। अब फार्मर्स वाला कोई क्वेश्चन है, GS2 में कुछ क्वेश्चन आ गया, 3 में कुछ क्वेश्चन आ गया, आपने कोई कमेटी कमीशन के नाम याद रखे हैं, वो यहाँ पे यूज़ कर लो। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक थीम का ना टेम्पलेट अभी से बना लो, कि जैसे इकोनॉमी पे कोई क्वेश्चन आएगा कि हाँ यार ये डायग्राम तो मेरा वहाँ पे चल जाएगा, कि आपको लग रहा है कि यार हर साल मैं बताता हूँ, जैसे ग्रीन एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा, एनर्जी सिक्योरिटी पे आएगा, GS1 में मिनरल रिसोर्सेज पे आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन की थीम पहले ही बना लो। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी में मुझे पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, या ई गवर्नेंस पे, तो मैं पहले ही कंक्लूजन रेडी था मेरा कि नीति आयोग की नेशनल डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी फॉलो करेंगे और हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस करेंगे। तो ये सब कंक्लूजन और इंट्रो पहले ही रेडी रख लो थीम्स के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेविली रिपीट होते हैं। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ना आप देखोगे, टॉपर्स कॉपी जब देखोगे ना, उन्होंने बहुत सारे कोट करे हुए हैं, वहाँ से उठा के डाल लो, हमारी वहाँ भी मेहनत बच जाएगी। कितने टॉपर कॉपी देखनी चाहिए? देख लो यार, मैंने तो 4 से 5 देखे थे, है ना, मोटे मोटे थीम्स के लिए कि किसका है, जिसका आपको लग रहा है कि इस पेपर में स्कोर ज़्यादा है उसका देख लो। पर टॉपर कॉपीज भी कई बार होता है कि आपको लगता है कि यार ये आंसर तो बेकार से ही है, इन पे ज़्यादा मार्क्स से मिल गए, पर फाइनली भी ऐसे ही होता है। आपको अपनी परफॉर्मेंस लगेगी वहाँ पे भी कि यार अच्छा लिखा था या जो भी है, सामने वाले को उतनी अच्छी नहीं भी लग सकती, तो वो हमेशा ऐसे रहता ही है। पर वो देखना कि फॉलो करो, अच्छी अच्छी चीज़ें उठाओ, उनसे बुरी बुरी मत उठाओ, है ना, क्योंकि हर एक के नंबर किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो ये था टॉपर कॉपी। अगर PT 365 फॉलो करते तो मंथली स्किप कर सकते हैं? मैंने तो यही किया था, मतलब मेरी मंथली स्किप हो गई थी, मैंने फिर PT कर लिया था। पर टाइम होता और मैं अच्छे से कर सकता तो मैं दोनों चीज़ें कर लेता। पर PT भी ठीक है, उसमें मोस्टली कवर हो जाता है जितना भी है, और इतना बस PT का है कि कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है कि हाँ मैंने यहाँ से करंट अफेयर्स कर लिए। हो सकता है करंट अफेयर्स उसमें से आए ना, नहीं भी आते कई बार, किसी में से आप कोई भी रिसोर्स फॉलो करो, कोई भी रिसोर्स ऐसा तो है नहीं कि इसमें से पक्का ही पक्का आएंगे, बट एटलीस्ट एक मिनिमम सा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने इतना कर लिया, मेरा स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, तो कोई करंट अफेयर आएगा तो मैं कर लूँगा। क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में भी अगर 4 लाइनें है ना, 2 पॉइंट्स जो है वो स्टैटिक के होंगे, 2 करंट अफेयर्स के होंगे, तो ट्राई कर लेना कि स्टैटिक के बेस पे ही वो वाला क्वेश्चन भी निकल जाए। तो ये है। सर अगर मंथली कवर कर रहे हैं टाइम बाय टाइम तो फिर PT 65 अगर आपने मंथली कवर करके कंपाइल कर ली एक जगह की और आपको लग रहा है कि रिवाइज हो जाएगा, फिर यू कैन स्किप PT। सर सेकंड में आपने नोट्स कैसे आफ्टर हाउ मेनी
नोट्स ऐसे थे यार कि मोस्टली मैंने जब एक दो बार पढ़ ली बुक, जैसे स्पेक्ट्रम है, उसके बाद मैं नोट मेकिंग पे शिफ्ट हुआ था। फर्स्ट रीडिंग पे नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा लंबे बन जाएंगे। नोट्स तो शायद सेकंड रीडिंग के बाद भी लंबे बनेंगे, बट वो फिर विद टाइम धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे, और छोटे नहीं भी होंगे तो उनको पढ़ने में टाइम कम लगेगा, तो वर्चुअली छोटे हो जाएंगे। और मैंने नोट्स उन टॉपिक्स भी बनाए थे जो मुझे मुश्किल लगते थे। जैसे स्पेक्ट्रम में से ही मैंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बनाए थे, पेजेंट रिवोल्ट्स के, ट्राइबल रिवोल्ट्स के, चार्टर एक्ट्स के, जो मुझे लगता है कि लिस्ट टाइप में है और मुश्किल है, तो उनके मैं नोट्स बना लेता था हमेशा, और वो मैंने रखे हुए थे। जैसे ज्योग्राफी की सारी मैपिंग के मैंने जब सुदर्शन गुर्जर की वीडियोस देखी थी, तो फिर वहाँ पे मैंने साथ ही साथ वो बना के अपने रख लिया था कंपाइलेशन। सर जो नोट्स इंटीग्रेटेड थे प्रीलिम सेपरेट। नहीं यार, मेंस का तो मेरा सोर्स ही वो था। 5 जीएस के टेस्ट मैंने लिखे थे, 2 पीवाईक्यू और 3 ये वाले, और उनको कंपाइल करके वो मेरा मेंस का रिसोर्स था। क्योंकि प्री और मेंस के बीच में हम लोग स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो आपको थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर प्री क्लियर हो गया है तो मुझे इतनी बेसलाइन नॉलेज तो है कि मैं कर दूँ। अब जैसे एग्जाम्पल आया था क्वेश्चन GS1 में, टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स बताने थे। अब वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हुई कि यार प्राइमरी रॉक्स हैं सारे टाइप के, कि प्राइमरी रॉक कुछ अलग है। तो क्योंकि मुझे याद आ गया अपने प्री का पढ़ा हुआ कि प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक्स हैं, अब मैं दोबारा अगर मेंस का पढ़ता भी तो मैं ये टॉपिक तो कभी ना पढ़ता। तो वहाँ पे मुझे याद आ गया कि हाँ वॉल्केनिक और ये प्लूटोनिक होते हैं, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया, साइड में रॉक साइकिल बना दिया डायग्राम में। तो फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके करा था। तो थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा कि पुराना आता है, दोबारा सारा रिवाइज नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट, मतलब आपने बोला कि आपने सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दिए, तो सेक्शनल नहीं सेक्शनल दिए थे मैंने पहले। मैंने बताया था कि मैं जैसे एक सब्जेक्ट जब रिवाइज कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं सेक्शनल टेस्ट दे देता था। तो उसमें मैं देखता था अगर 100+ है तो ठीक चल रहा है, नहीं है तो जो टॉपिक्स मैं आइडेंटिफाई करता था मुश्किल है वो मैं ऐड कर लेता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जब मैंने सेक्शनल टेस्ट दे दिए, उसमें जो गलतियाँ हैं वो मैं अपने जो मैंने कंपाइलेशन बनाई थी, या मैं किसी नोट्स में से पढ़ रहा हूँ, या खुद के कुछ नोट्स बनाए हैं, उधर ऐड कर लेता था। तो अब मुझे वो सेक्शनल टेस्ट दोबारा देनी नहीं कभी। फिर मेरा काम काफ़ी कंपाइल सा हो गया था। फिर जब फुल लेंथ टेस्ट मैंने 15 दिए थे टोटल, तो जब वो 15 दिए थे उनकी मिस्टेक्स जो थी मैं सोल्यूशंस वाले में वो हाईलाइट कर लेता था कि यार ये वाले क्वेश्चन से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जो बड़े सिंपल से थे, फिर वो मैं दोबारा नहीं पढ़ता था। क्योंकि सोल्यूशंस पढ़ने में टेस्ट देने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, डबल ट्रिपल ही लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादा टेस्ट मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि अगर इतने टेस्ट दूंगा तो सोल्यूशन ही नहीं देख पाऊंगा, फिर फ़ायदा ही नहीं लग रहा था मुझे उनको देने का, है ना। सर ऑप्शनल और जीएस की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें क्या फर्क है? यार अब मेरा ऑप्शन तो जैसे मेडिकल साइंस था, हमारा तो बड़ा डिफरेंस है कि जैसे ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ लिया कि हाँ ये हर्निया के ऊपर क्वेश्चन आ गया या किसी चीज़ के ऊपर आ गया, स्टमक के ऊपर आ गया, तो हमें तो है कि हाँ डायग्राम बना दिया और यहाँ पे हमने समझा दिया कि ये सब है। तो वो हमारे लिए तो मुझे लगता है कि बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो क्वेश्चन है और आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, उसमें ज़्यादा इंटरलिंकिंग नहीं कर सकते। पर अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जो कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से लिंक्ड है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग कर लो, जितनी कर सकते हो कर लो, वो बहुत फ़ायदा होता है। और एक चीज़ और, जैसे डायग्राम हम जब बनाते हैं ना, जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया था तो मैं सीधा बस डायग्राम बना देता था। फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, इसको यहाँ साइड में बनाना है, मार्जिन से बॉक्स में बनाना है, नीचे ऐसे लाइन बना के यहाँ पे FIG फिगर लिखना है, फिर उसको करना है। और जो भी फिर हमारा डायग्राम है एंड में, उसको एक सिंगल लाइन में ऐसे करके लेबल करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा अच्छी सी लुक देती है आंसर को। तो ये भी जब टॉपर्स कॉपीज देखोगे आपको पता चल जाएगा वो कैसे कर रहे हैं, है ना। और कुछ तो जैसे आपने बताया वैल्यू एडिशन आपने किया टॉपर के कॉपीज से, तो और आपने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, तो आपके और क्या सोर्सेज हैं वैल्यू एडिशन के लिए? यार वैल्यू एडिशन के लिए जब तुम्हें सॉल्यूशंस की कॉपी मिलेगी ना, तो उसमें से ही तुम खुद मन से पॉइंट जनरेट करोगे। पहले तो तुम जितनी मर्जी डायमेंशन कर रहे हो तुम करोगे, उसके बाद जब तुम उसकी आंसर की देखोगे तो 4 वहाँ से पॉइंट और आ जाएंगे, कुछ पॉइंट जो पहले नहीं थे। फिर वही थीम टॉपर से देखोगे तो वहाँ पे आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें लगे कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मैं इसके लिए दोबारा से अपना वो रिसोर्स देखता हूँ कि क्या है एक आधे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना मैं क्वेश्चन को टाइम बाउंड नहीं कर रहा था, अपने मर्जी में लिख रहा था, फिर उसको चेक कर रहा था, फिर टॉपर्स कॉपी से देख रहा था, फिर उसके बाद अगर मुझे लग रहा था अभी भी ज़रूरत है तो यूट्यूब पे सर्च कर लिया और ऐड कर दिया। तो ऐसे है कि एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो इस प्रोसेस को एक क्वेश्चन को लगेंगे 15 से 20 मिनट कि पूरा लिख लिया, चेक कर लिया, ये सब कर लिया। तो ऐसे से करके एक GS में 20 ही तो क्वेश्चन है, हमने पूरे हफ्ते में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो इतना तो हो ही जाएगा, जितना मर्जी टाइम लो इनके लिए। और सर पीवाई के आपने बोला कि आपने 3 साल के सॉल्व किए, मेंस के लिए 2 ही किए थे यार। तो सर बाकी हम ब्रेनस्टॉर्म कर ले काफ़ी है। हाँ मतलब मेरे पास तो टाइम कम था तो मैंने ऐसे किया था, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर ज़्यादा टाइम है कि 2 हफ्ते दे सकते हो तो 2 साल और के कर लो। तो ऐसा तो नहीं 2013 में सारे सॉल्व करने हैं? नहीं ऐसा प्री के लिए तो करने हैं, प्री के लिए करने हैं, 2013 ऑनवर्ड सारे करने हैं, अच्छे से एनालाइज करने हैं, गलतियां नोट भी कर लो, मार्क भी कर लो, 4 बार कर लो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करो। पर मेंस के लिए अगर तुमने 3-4 साल के कर लिए तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख लेना, ज़्यादा टाइम है तो।
कि हाँ क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या बिल्कुल रैंडम सा तो नहीं है। कई बार क्वेश्चन बड़े रैंडम से होते हैं कि साइबर डोम है, इसके ऊपर आंसर लिख दो, अब ये क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आएगा कभी भी। तो जो रैंडम क्वेश्चन उनको आप कैसे, आप कंटेंट तो होता नहीं, फिर इसको कैसे हम देखते हैं? तो वही है यार, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लो क्वेश्चन को। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन था सेल्यूलोस वाला, वैसे तो तुम जब पूरी तैयारी कर लोगे ना, तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन खास दिखेगा ही नहीं कि मैं इस पे कुछ लिख ही नहीं सकता। अब लिक्विड टेलीस्कोप ये जेम्स वेब वाला पूछा था, इसमें बोला इसके क्या फंक्शंस है फॉर ह्यूमन काइंड, तो उसमें मैंने सब कुछ ही लिख दिया। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन है ना, ओशन मैपिंग, हैजार्ड मैपिंग है ना, न्यू लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये वो जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सारे लिख दिए। तो कम से कम 15 पॉइंट हो गए थे मेरे उसमें कि क्या करना है। बस बनाई जाओ, लिखी जाओ, लिखी जाओ, लिखी जाओ, सबसे रिलेवेंट से लेके लीस्ट रिलेवेंट तक। सर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने स्टार्ट करना हो तो क्या क्या हैबिट्स हमने डालनी चाहिए अपने में कि स्टार्ट करेंगे सर प्रिपरेशन? यार फर्स्ट ईयर में तो मत करना, नहीं थोड़ा कर सा कॉलेज भी देख लो। हाँ सर फर्स्ट ईयर में नहीं, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करें है ना ऐसे। हाँ मतलब कर लो, करना है। जैसे एनसीईआरटी का भी बताया, तो मैंने 6 to 10th वाली एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ी, सिर्फ 11th 12th की पढ़ी है, क्योंकि मैंने 11th 12th की पढ़ी, मेरे को लगा हाँ समझ आ गई, ठीक है। क्योंकि 6 to 10 तक हम पढ़ते हुए इतना जोर लगा देते हैं उनमें कि एंड तक जब हम 11th 12th वाली तक पहुँचते हैं हम थक जाते हैं, फिर उनको कंपाइल करना भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर इसलिए सीधा 11th 12th की पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो 10th की पढ़ लो, वो नहीं आ रही तो 9th की कर लो। तो ऐसे करके आप पीछे जा सकते हो। तो हैबिट्स की ये बात है कि यार न्यूज़पेपर कॉलेज में मैं ट्राई करता था कि हाँ कि कॉलेज में न्यूज़पेपर ले जाऊँ लंच टाइम पे, या कभी धीरे धीरे एडिटोरियल पढ़ लिया। न्यूज़पेपर भी मैं जनरली 4 पेजेस भी ज़्यादा फोकस करता था, जो फ्रंट पेज है, एडिटोरियल है और इकोनॉमी है, ये 4 पेजेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे। बीच में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, बट मैं बस ऐसे स्किम कर लेता था जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर और वोकेबलरी वगैरह के लिए पढ़ रहा था। करंट अफेयर्स के लिए तो मंथली जो मैगजीन थी वही फॉलो करता था तब भी। और सर एकेडमी थर्ड या फोर्थ ईयर में है ना लास्ट। तो और है किसी को क्वेरी बताओ। सर इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे? यार आईआर के लिए एक पक्का सोर्स है जो पीटी है, वही है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो सोर्स है ना। उसके अलावा हमें ना मोटा मोटा आइडिया लग जाता है पेपर में। जैसे मुझे पता था इस बार श्रीलंका पे क्वेश्चन आएगा ही, इस बार पता था रशिया यूक्रेन पे कोई क्वेश्चन आएगा ही, तो वो वाले टॉपिक्स अच्छे से कर लिए। सीओपी पंचामृत पे पता था आएंगे ही, तीनों क्वेश्चन आ गए थे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या आना है ना। और बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पीटी कर लो, बहुत है। कुछ एक बार आप सिलेबस देखोगे मेंस का, तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस है, मैंडेट है, ये सब है, तो उसके सिंगल पेज के नोट्स बना लेना, इससे ज़्यादा नहीं है उसमें। सर आपने सीसैट पे कितना टाइम दिया? यार सी सेट का ऐसे था कि मैंने ज़्यादा करा नहीं था, क्योंकि मैंने दिया था विजन का अभ्यास, तो उसमें मेरे 130 140 आ जाते थे। फिर मैंने कहा कि चलो पीवाई क्यूज भी देख लेता हूँ, तो उसमें भी 120 30 आ जाते थे। तो पर पिछले साल का पेपर थोड़ा उससे पिछले साल से मुश्किल आ गया था, तो फाइनली मेरे 100 आए थे सी सेट में। तो मतलब मेरे को कभी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं सी सेट को, बट अगर करना होता मैं एक टिप सी सेट के लिए दे देता हूँ कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन लोगों के जनरली काफ़ी गलत होते हैं, तो मेरे वो सारे ठीक थे। तो उसमें मैंने क्या जनरली फॉलो किया था कि जैसे अगर ये पैराग्राफ है ना, तो वो देगा कि व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज। तो वो क्रक्स जो होगा ना, उसमें 4 लाइनें होंगी, जिनमें से आपको 2 तो पता चल जाएंगे कि बिल्कुल ही बेकार है, ये नहीं है। 2 में डाउट होता है, और उन 2 में डाउट क्यों होता है? क्योंकि एक वाली जो लाइन है ना, वो पैराग्राफ के अंदर दी होती है कहीं ना कहीं, और दूसरी लाइन जो होती है वो पैराग्राफ के अंदर नहीं होती है। तो हमें लगता है कि हाँ यार ये पैराग्राफ में भी दी हुई है, तो थोड़ी बहुत तो सेंस बना रही है। बट याद रखना कि जो क्रक्स वाला पार्ट है ना इस पैसेज का, वो मोस्टली जो होगा वो पैसेज से एक्स्ट्रापोलेटेड सा होगा, और उसका एक भी वर्ड हो सकता है पैराग्राफ में ना हो। तो हम लोग जनरली यही करते हैं कि हाँ जैसे बिजनेस एथिक्स पे है, तो बिजनेस वाले ये आपने क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पे, तो आपने बोला हाँ यार ऐसे ही कुछ लग रहा है, ये ठीक होगा, बट नहीं, उसने ओवरऑल उससे क्या कहने की बात करा, थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखना, और क्रक्स देखना, हो सकता है पैराग्राफ के अंदर मेंशन ही ना हो। तो ये मेरे को लग रहा था कि एक मेन थीम था सी सेट का, जो मैंने बस ये एनालाइज किया था। बाकी तो मैथ्स में मेरा इतना जोर नहीं था। जो मेंटल एबिलिटी थी, मैं तो इनफैक्ट ऐसे करता था कि उन्होंने बोला ABCD, हमने पहले सीधी लिख दी, फिर ABCD हमने उल्टी लिख दी। तो उन्होंने बोला 51st नंबर पे कौन सा होगा, तो मैं तो फिर सारे मैन्युअली काउंट करता था। तो इसलिए ये बस पैराग्राफ वाला पार्ट था जो स्ट्रॉन्ग था, और वो भी बस थोड़ा बहुत एनालाइज करके पीछे से प्रीवियस ईयर देख के, क्योंकि हम जनरली PYQ सी सेट के उतना अच्छे से करते नहीं है, GS पे ज़्यादा जोर रहता है। तो पैसेजेस को अच्छे से एनालाइज करना कि यार कितनी बार उसने क्रक्स में से बाहर से वो वाली लाइन पूछी है, तो अपने लेवल पे माइक्रो एनालिसिस करी जाओ, और उस हिसाब से अपने पॉइंटर्स बना लो कि ये मैंने ध्यान रखना। तो ऐसे कोई टॉपिक्स हो गए जिनके कोई पर्टिकुलर सोर्सेज नहीं है, जैसे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उनको कैसे काउंटर करना? यार साइंस एंड टेक का ऐसे था कि जो मेरे को बेसिक साइंसेस थी, क्योंकि मैं तो वैसे डॉक्टर ही हूँ, तो बेसिक साइंसेस वाले क्वेश्चन तो मुझे लग रहा था कि टैकल हो जाएंगे। जो करंट अफेयर्स थे उनके लिए PT थी, पर मैं PT साइंस एंड टेक की कर नहीं पाया था।
तो हो सकता है मेरी उस वजह से एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया हो, बट आई वुड रिकमेंड कि साइंस एंड टेक की आप पीटी कर लो, क्योंकि मेरे को लग रहा था साइंस एंड टेक का स्टैटिक तो मेरा हो ही जाएगा। पर काफ़ी चीज़ें हैं जिनके नोट्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो उनका आपने मेन से सिलेबस देखना है। उसके अंदर जो आपके पॉइंटर्स हैं कि ये टॉपिक है जो आपको लग रहा है मेरा कहीं पे भी नहीं कवर हुआ, तो उसको आप वहाँ से उठा के कर लेना। खुद ही नोट बना लेना, नेट पे सर्च कर लेना, बहुत कुछ मिल जाता है नेट पे, है ना। तो सीएससी के अलावा और कौन कौन से एग्जाम पे अपने फोकस करना चाहते हैं? यार मैंने सीएससी दिया था, मैंने सीएपीएफ दिया था, मैंने सीडीएस दिया था और मैंने हिमाचल सिविल सर्विस दिया था। तो सीएपीएफ का भी हो गया था क्लियर, सीडीएस भी हो गया था और हिमाचल का मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वो है कि सीएपीएफ और सीडीएस में से, जैसे सीडीएस में से एक क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने रिपीट कर दिया पिछले साल प्री में, वो था वैक्सीन वाला क्वेश्चन, तो मेरा उधर गलत हुआ था, इधर ठीक हो गया। तो अगर आपके पास टाइम है तो सीएपीएफ और सीडीएस का भी पेपर एक बार उस साल का ही ब्रश अप कर लेना, देख लेना, क्योंकि सीडीएस का पेपर अप्रैल में ही होता है और मई जून में हमारा प्री हो जाता है। तो वो वाले क्वेश्चन भी एक बार देख लेना जितने भी उसमें हैं। तो जैसे आपने आगे सुनाया वैल्यूज के एग्जांपल्स देने हैं, तो मतलब ऐसे 4-5 एग्जांपल्स एक वैल्यू पे काफी होंगे। हाँ ज़्यादा ही है, बाद में तो एक ही वैल्यू पे लिखना है हमने, अगर 2 भी हैं तो भी बहुत है। और कुछ ऐसे 5-6 वैल्यूज है सिलेबस में इंटीग्रिटी, बस उन पे बस ये जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है ना, जो ऐसे करके, जहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था ना, मैं साइड में डायग्राम बना के ये बना देता था। और काफ़ी मेरे कुछ ऐसे पेट डायग्राम्स भी थे, जैसे ये था, है ना, ये ऐसे ऐसे करके कि ये वैल्यूज़ है, कंडक्ट है, कैरेक्टर है, बिहेवियर है, फिर इसमें ये एथिक्स है, ये मोरालिटी है। तो ऐसे करके कुछ कुछ डायग्राम्स थे कि यार कुछ मैंने लिख दिया है पर थोड़ी सी और जगह चाहिए, तो ये वाला डायग्राम साइड में बना दो, थोड़ा सा वो रखते हैं वैल्यू सा। तो डायग्राम्स अपने पास पहले ही 5-6 हैंडी रखने हैं, टेम्पलेट्स पहले ही हैंडी रखने हैं, एग्जाम्पल्स पहले ही हैंडी रखने हैं। पेपर में तभी पेपर टाइम से कंप्लीट होगा जब सोचना कम पड़ेगा। सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? यार इंटरव्यू का ऐसे था कि इंटरव्यू टाइम पे जब आओगे तो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस हो जाती है। मैंने पहले तो सबसे पहले अपना डैफ पे काम किया कि डैफ अपनी जो हॉबीज़ थी उनको ज़्यादा भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना। जैसे मैंने पर्सनली अपनी 3 से 4 हॉबीज़ रखी थी, और वो हॉबीज़ थी जो मैं एक्चुअली परस्यू करता था। मैं बास्केटबॉल खेलता था, रिस्ट वॉचेस करता था, ब्लॉग्स लिखता था, तो वो 3 हॉबीज़ थी मेरी जो फिक्स थी। उसके अलावा आपने वो 100% अच्छे से तैयार कर देनी है। फिर उसके बाद आपने जाना है मॉक इंटरव्यूज़ देने। पहला मॉक देने में सबसे ज़्यादा डर लगता है, बट उसके बाद मन करता है कि और दे देता हूँ, और उनसे भी डीमोटिवेट नहीं होना है, उनके मार्क्स भी बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। तो मैंने अराउंड 10 मॉक्स दिए थे, कुछ यहाँ पे, कुछ ORN में। तभी मैं पहली बार दिल्ली भी गया था देने मॉक्स वगैरह यूपीएससी जर्नी में। तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इनपुट्स मिलते हैं। एंड में आपने स्पेशली स्टार्टिंग में मॉक इंटरव्यूज़ दे दिए, एंड में थोड़े 1-on-1 सेशंस देना, 2 इंटरव्यू से अपने 4-5 दिन पहले। उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, तब तक अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी, है ना, आपको अपना डैफ भी तैयार हो जाएगा। हर एक चीज़ पे आपको कम से कम 100 क्वेश्चन की कंपाइलेशन भी मिल जाती है कोचिंग से, तो है ना, ओवरऑल इंटरव्यू का ठीक रहता है। और फाइनली भी वो तंग नहीं करते हैं, बड़े प्यार से सवाल पूछते हैं, बस आप भी स्माइल करके आंसर दे दो, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन भी ज़्यादा करते हैं, तो वो अच्छा रहता है काफ़ी। तो फिर सेशन एंड कर दें, वरना डाउट है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। सर अगर सेकंड अटेम्प्ट देते हैं आप अभी, तो सर क्या मोटिवेशन रहती है सर आपकी, अगर आप इस बार नहीं होता सर आपका मेरिट में नाम आता है? तो मोटिवेशन तो रहती है कि यार क्लियर तो करना है, अब इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है तो पेपर तो करना ही था। तो इस टाइम पे ज़रूर ऐसा होता है, अगर आपको लगता है ना कि सेकंड अटेम्प्ट वाले को मेरे से ज़्यादा आता है, थर्ड वाले को ज़्यादा आता है, नहीं कम ही आता है, क्योंकि इंटरव्यू तक हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि जब सेकंड अटेम्प्ट तक आते हैं तो प्री की तैयारी काफ़ी सफर कर जाती है। तो इनफैक्ट मेरे को खुद को भी काफ़ी तेज़ करना पड़ रहा था रिवाइज, और लास्ट ईयर की प्री की तैयारी जो थी मेरी इस साल उससे बुरी थी। मुझे था फिर भी शायद पेपर निकल जाएगा, अप्लाई कर दूंगा, माइंड ये सब कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा, तो उससे 4-5 ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन। मेंस के लिए भी पूरा फिर से वही 3 महीने ही मिलते हैं सबको। अब लास्ट मैंने सितंबर में पेपर दिया था, उसके बाद रिजल्ट आया, तब तक कुछ खास कर नहीं पाते, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस में बंदे अपने पिछले साल से ज़्यादा बिल्डअप ऑन कर नहीं पाते। तो कभी ये मत सोचना कि यार उसका तो 5th अटेम्प्ट है, उसका तो पहले मेंस भी हो रखा है, ये वो, तो आपका उतना ही चांस है जितना उसका है, बल्कि मुझे लगता है ज़्यादा ही है। तो चलो फिर सेशन एंड करते हैं ना। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। कुछ भी डाउट क्वेरी होगी तो मैं इधर ही होता हूँ आसपास, तो मेरे से पूछ लेना, है ना। और मेरे टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो, डॉक्टर आदित्य शर्मा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, तो डबल ए आता है मेरे नाम में, तो बस वो देख लेना, उस पर पूछ लेना, कभी भी डाउट क्वेरी होगी तो मैं कर दूँगा आंसर, है ना। तो ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट।